हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम हिमालयन माउंटेनस रीजन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, पेनिनसुलर प्लेटू, वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो हिमालयन माउंटेनस रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्री मेंस एग्जाम्स के लिए, नेट जेआरएफ और अदर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम इस पर डिस्कशन करें, एक रफ मैप ड्रॉ करते हैं और इसके बाद फिर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर का मैप है, ये रन ऑफ कच्छ और काठियावाड़ प्रायद्वीप, वेम्बनाड लेक केरल, तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, चिल्का लेक, महानदी डेल्टा, हुगली नदी, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये वेस्ट बंगाल। तो एक रफ मैप है इंडिया का। अब हम इसमें हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हिमालयन माउंटेनस रीजन। इसके फॉर्मेटिंग कर लेते हैं मेंस के लिए। मेंस लिखना है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के बाद फिर हिमालय की ओरिजिन, ओरिजिन के बाद फिर हिमालय का डिवीजन, और यानी हिमालय को हम ट्रांस हिमालय, और हिमालय और पूर्वांचल हिमालय में डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें ट्रांस हिमालय में 3 माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और महान हिमालय में हम डील करेंगे ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय, मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय, इसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है, और फिर शिवालिक, इसे वाह हिमालय भी कहते हैं। पूर्वांचल हिमालय में कई पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे पटकाई गुम, ये अरुणाचल प्रदेश में है,
नागा पहाड़ी, नागा हिल्स नागालैंड में, और ईस्ट मणिपुर हिल्स या पूर्वी मणिपुर हिल्स, ये मणिपुर में। लाइमा तोल पहाड़ी है, ये भी मणिपुर में है। और उसके बाद लुशाई हिल्स, ये भी मिजोरम में है। और बराइल रेंज, बराइल श्रेणी है, नागालैंड और असम है। तो इस तरह हिमालय का डिवीजन है। अब हम चाहें, अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय भी डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? बहुत सारा इंपॉर्टेंस है जिसको हम, जैसे इसमें हम हिमालय का एज अ डिफेंस के लिए हिमालय इंपॉर्टेंट है। हिमालय पिलग्रिमेज सेंटर्स है, टूरिस्ट प्लेस है, एचईपी है, सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स हैं, नेचुरल वेजिटेशंस, सॉइल्स, मिनरल्स और मेडिसिनल प्लांट्स, क्लाइमेट, बहुत सारी चीज़ों के लिए हिमालय इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए उनका हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हिमालय का सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो हिमालय भारत के करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एक्सटेंडेड है, और इसकी वेस्ट में विड्थ करीब 500 किलोमीटर और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में करीब 200 किलोमीटर। यानी यदि हम वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगे तो हिमालय की विड्थ ग्रेजुअली कम होती जाती है। हिमालय का फॉर्मेशन टर्शियरी पीरियड में आज से करीब 7 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची वलित पर्वत श्रृंखला में से एक है ही सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी ग्रेटर हिमालय, जिसे हिमाद्री कहते हैं। अब इसको हम ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हिमालय की ओरिजिन कब हुई, कैसे हुई। तो ओरिजिन के लिए ये हम बना लेते हैं पहले यहाँ गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। जैसे यहाँ गोंडवाना लैंड हो गया और एक अंगारा लैंड बनेगा, और बीच में इसके टेथीस, गोंडवाना लैंड, और ये हो गया अंगारा लैंड, और बीच में टेथीस सी, ये बीच में। तो जहां आज हिमालय है, पहले कभी यहाँ टेथीस सी हुआ करता था, जो उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड प्लेटों के या भूखंडों के मध्य विस्तृत था, पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत था। ये टेथीस सी, नॉर्थ में अंगारा लैंड और साउथ में गोंडवाना लैंड, बीच में एक टेथीस सी था, ये टेथीस सी था। इसमें दोनों भूखंडों से नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का निरंतर जमाव होता रहा, जैसे इधर से भी, और सेडिमेंट्स से भरता गया। इसको कहा गया है भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन कहते हैं। जियोसिंक्लाइंस क्या होती हैं? जियोसिंक्लाइंस आर लॉन्ग, शैलो एंड नैरो मोबाइल वाटर बॉडीज which are characterized by subsidence and sedimentation। यानी हम कह सकते हैं कि दो भूखंडों के, दृढ़ भूखंडों के बीच पाई जाने वाली वे लंबी, सकरी, उथले, जलपूर्ण गर्त होते हैं, जिनमें अवसादीकरण व अवतलन के लक्षण पाए जाते हैं। तो उन्हें भूसन्नति कहते हैं। भूसन्नति के बारे में सबसे पहले हॉल एंड डॉना ने बताया था, फिर चार्ल्स सुशर्ट ने, इवांस ने और कोबर ने अपनी कॉन्सेप्ट्स दी थी इसके डेवलपमेंट के लिए। कोबर ने तो हिमालय को भूसन्नति के गर्भ से ही बताया। कोबर ने कहा था कि जियोसिंक्लाइंस आर क्रेडल्स ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स, और इसका हवाला भी दिया था उन्होंने। सन्नति थी जो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के बीच पे थी, और दोनों भूखंड जब एक दूसरे को अग्रसर हुए तो उनके अग्रभाग टेथीस भूसन्नति वलित हो गई और वलित पर्वत श्रेणियों में दिखाई दे तब्दील हो गई। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसको नहीं मानती।
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि ऐसा नहीं है। जब दोनों भूखंड एक दूसरे की यानी संवहन ऊर्जा तरंगों के पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे कन्वेक्शन करंट्स चलती हैं, तो संवहन ऊर्जा तरंगों के कारण अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, जिसे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट कहते हैं, जब दोनों एक दूसरे की ओर अग्रसर हुए तो गोंडवाना लैंड प्लेट हैवी थी, अंगारा लैंड प्लेट लाइट थी। गोंडवाना लैंड प्लेट का सबडक्शन हुआ, ये नीचे चली गई, और अंगारा लैंड प्लेट ऊपर आ गई, और बीच का जो मलबा था और इन प्लेटों के अग्रभाग थे वो रगड़ खा करके मुड़ गए, जिससे हिमालय वलित पर्वत श्रेणी का विकास हुआ। वो कहते हैं सबडक्शन इंडिया गोंडवाना लैंड प्लेट या इंडियन प्लेट का हुआ। तो इस तरह जहां पर ये प्लेट का सबडक्शन हुआ, ये गोंडवाना लैंड प्लेट है, ये नीचे की ओर गई यानी इस प्लेट का क्षेत्रफल हुआ गोंडवाना लैंड, ये अंगारा लैंड। ये जहां पहले तेथीस सी था उस जगह आज हिमालय है। हिमालय को यदि हम देखें तो ये चाइना का पार्ट है, ये इंडिया का है, यहाँ ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया बन गया है। तो यहाँ पर कुनलुन शान है, कुनलुन शान, ये तिब्बत पठार है, और ये महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, और ये मिडिल हिमालय, और ये शिवालिक। इनके ये फोल्डिंग हुई जैसे होते हैं, वलन हो गया, तो इनके बीच में जो ऊपर उठे हुए भाग होते हैं उनको कहते हैं अपनति, यानी कि एंटीक्लाइन, और नीचे धंसे हुए भागों को अभिनति या सिनक्लाइन कहा जाता है। ये घाटियां बनी, आज भी ये घाटियां दिखाई देती हैं। जब फोल्डिंग बहुत अधिक हो जाती है तो फॉल्टिंग हो जाती है, जैसे यहाँ कई फॉल्ट्स बने हैं। ये हिमालय, ग्रेटर हिमालय और तिब्बत के पठार के बीच में एक जोन है जिसे कहते हैं इंडो सचर जोन, इंडो सचर जोन कहते हैं। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में MCT, और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच में HFF है, HFF यानी हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है। तो इस तरह ही हुआ। तो जहां पर पहले कभी तेथीस सी हुआ करता था उस जगह अब हमें हिमालय वलित पर्वत श्रेणी दिखाई देती है। तो ये हिमालय की उत्पत्ति में हम एक मेंस के पॉइंट अभी से थोड़ा सा और डिस्कस कर दें कि हिमालय की कालांतर में यहाँ एक तेथीस सी था जो उत्तर में अंगारा लैंड व दक्षिण में गोंडवाना लैंड भूखंडों के मध्य पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत था। इस तेथीस सी में दोनों भूखंडों से नदियों के द्वारा अवसादों का निरंतर जमाव होता रहा। ये भूसन्नति बढ़ती रही और दोनों प्लेटों के अग्रसर होने के बाद दोनों प्लेटों के अग्रभागों व भूसन्नति में भरे हुए अवसादों के रगड़ खाकर मुड़ने से हिमालयन माउंटेनस रेंज का फॉर्मेशन हुआ और ये टर्शियरी पीरियड में संपन्न यानी सीनोजोइक और नियोजोइक पीरियड में ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय देखें तो ट्रांस हिमालय ये लद्दाख में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में करीब 500 किलोमीटर के लेंथ में विस्तृत है। ये अफगानिस्तान में वाखान कॉरिडोर से लेकर लद्दाख तक विस्तृत है। ये ब्लैक ग्रावेल का बना हुआ है, इसलिए इसे कृष्णगिरी पर्वत या ब्लैक माउंटेन भी कह देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के लद्दाख टेरिटरी और चीन के सिकियांग प्रोविंस के बीच में वाटरशेड का भी काम करता है, यानी जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक क्या होता है? जल विभाजक वह पर्वत श्रेणी होती है, यह पर्वत होता है जो वर्षा के जल को दो विपरीत दिशाओं में बांटता है, यानी विपरीत ढालों में बांट देता है।
तो ये जल विभाजक का कार्य करता है। इस पर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 या गोडविन ऑस्टिन स्थित है। ये K2 है। और इसके बाद इसमें अन्य पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे गैशर ब्रूम फर्स्ट है, मैशर ब्रूम, गैशर ब्रूम फर्स्ट, गैशर ब्रूम सेकेंड और ब्रॉड पीक है। इनकी ऊंचाई ये 4 चोटियां हैं, जैसे K2, गैशर ब्रूम फर्स्ट, गैशर ब्रूम सेकेंड और ब्रॉड पीक। ये 4 चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है। ये और इसके बाद जो पर्वत चोटियां हैं कई हैं जिनकी ऊंचाई 7500 से 8000 के बीच में होती है। तो अब हम आते हैं माउंटेन पीक्स के बाद यहाँ कई पासेस हैं, दर्रे जिन्हें कहते हैं। दर्रों में एक है इस क्षेत्र में दर्रा, इसे खुरंजेब दर्रा कहा जाता है। खुरंजेब दर्रा, खुरंजेब पास एक ऐसा पास है जो चीन के सिकियांग प्रोविंस और इंडिया के गिलगित बाल्टिस्तान प्रोविंस यानी लद्दाख प्रोविंस को या टेरिटरी को जोड़ता है। लेकिन ये यूके के कब्जे में है, इसलिए पाकिस्तान ने इस पर चीन को अधिकार दे दिया है। चीन ने यहां से होकर के काराकोरम हाईवे बनाया है जो सिकियांग प्रोविंस और पाकिस्तान को जोड़ देता है, यानी बाल्टिस्तान गिलगित होते हुए। ये काराकोरम हाईवे को विश्व का 8वां आश्चर्य भी कहा जाता है, क्योंकि इतनी अधिक ऊंचाई पर मोटरेबल रोड कहीं नहीं बनी है। और इसी से होकर के चीन ने अपना CPEC डेवलप किया है, जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। चाइना ने पाकिस्तान में यहाँ ग्वादर पोर्ट डेवलप किया है, आप लोगों ने सुना ही होगा, काफी चर्चा में रहा CPEC। अब आगे दर्रे देखें तो यहाँ पर एक दर्रा है जिसे अघिल दर्रा के नाम से जाना जाता है। इसे बोलेंगे अघिल पास, AGHIL। और फिर आते हैं तो यहाँ मारपोला पास है, मारपोला पास। और फिर इस जगह पर काराकोरम पास है, काराकोरम दर्रा। तो ये सभी दर्रे, चाहे अघिल दर्रा हो या मारपोला हो या काराकोरम, ये लद्दाख और चीन के मध्य प्राकृतिक मार्ग बनाते हैं। काफी ऊंचे दर्रे हैं। काराकोरम रेंज में कई पर्वत हिमनद पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद ये भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। ये करीब 76 किलोमीटर है और क्षेत्रफल में विस्तृत है। और एक क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस में पूछा जाता है, सियाचिन और सासाइनी में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो आपको लगाना है सियाचिन, क्योंकि सभी बुक्स में सियाचिन ही देते हैं, सासाइनी नहीं। कमीशन ने भी बाद में सियाचिन ही माना था। इसके बाद सासाइनी ग्लेशियर है, तो यहाँ पर ग्लेशियर हम बता देने चाहेंगे। एक तो सियाचिन ग्लेशियर हो गया, दूसरा सासाइनी ग्लेशियर हो गया, और तीसरा बलतोरो ग्लेशियर हो गया, बलतोरो, और चौथा बातुरा ग्लेशियर हो गया, और फिर स्कर्मी ग्लेशियर है, और बियाफू ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, रेमो ग्लेशियर। इस तरह बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो काराकोरम रेंज में विस्तृत हैं। ये पूरे ग्लेशियर ही ग्लेशियर। इन ग्लेशियर्स की वजह से काराकोरम को या इस सियाचिन वाले क्षेत्र को थर्ड ध्रुव, थर्ड पोल कहा जाता है। यानी सियाचिन को कहते हैं, वैसे सियाचिन को कहेंगे विश्व का तीसरा ध्रुव और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहा जाता है। फिर हम देखते हैं सियाचिन माउंटेन रीजन। काराकोरम पर्वत श्रेणी एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बाद सर्वाधिक हिमाच्छादित है। यहीं पर गिलगित वैली है, यहाँ हुंजा वैली है। गिलगित की सहायक नदी है जिसे हुंजा नदी के नाम से जाना जाता है। हुंजा नदी की क्या विशेषता है कि यहाँ एक जनजाति पाई जाती है, हुंजा जनजाति कहते हैं। ये लोग अपने को सिकंदर का वंशज मानते हैं। ये विश्व की सबसे खूबसूरत जनजाति है। यहाँ महिलाएं बहुत खूबसूरत होती हैं। इनकी औसत आयु
90 वर्ष होती है या 100 वर्ष से 110 वर्ष तक होती है। यहाँ के लोग यानी महिलाएं जो 80 साल की महिला होती है वो 40 साल की दिखाई देती है। 80 साल की महिला भी प्रजनन करने की क्षमता रखती है। पुरुष भी 90 साल के होते हैं तक प्रजनन करते हैं और यहाँ एक खूबसूरती के साथ बहुत ही हष्ट-पुष्ट होते हैं और व्यायाम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं और रेयरली नॉन वेजिटेरियन होते हैं। बहुत ही खुश रहने वाली जनजाति है। तो हुंजा जनजाति यहाँ पाई जाती है। आप इंटरनेट पे जाकर के देख सकते हैं इसको। इसके बाद फिर आते हैं तो नीचे ये जनजाति है और काराकोरम का ये इंपॉर्टेंस हो गया। काराकोरम के बाद हम चलेंगे लद्दाख रेंज की ओर। लद्दाख पर्वत श्रेणी ये जम्मू कश्मीर में उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में विस्तृत है। यानी उत्तर में देखा जाए तो यहाँ एक सिंधु नदी, ऊपर से श्योक नदी आती है। जहां पर श्योक नदी सिंधु से मिलती है यानी श्योक इंडस की कन्फ्लुएंस से लेकर के ये तिब्बत की बॉर्डर तक करीब 370 किलोमीटर की लेंथ में विस्तृत है। इसे हम कहते हैं लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज कहेंगे और ये काफी लंबी है। लद्दाख रेंज की और भी विशेषता है कि लद्दाख श्रेणी करीब 6000 मीटर हाई है। इसकी ऊंचाई करीब 6000 मीटर से लेकर के 8000 मीटर तक है और यहीं पर भारत का शुष्कतम स्थल लेह स्थित है। ड्राइस्ट प्लेस ऑफ इंडिया है, लेह कहते हैं। ये लद्दाख के सदर्न फुटपाथ पर है और लद्दाख रेंज में ही ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक पास है जिसे कहते हैं खारदुंगला पास। खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा बहुत ही ऊंचा करीब 5300 मीटर हाई मोटरेबल पास है, बहुत ऊंचा पास है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो चांगला पास मिलेगा। इस जगह पर इसे चांगला पास के नाम से जाना जाता है। अंदर एक पास है दीगर पास के नाम से जाना जाता है। तो चांगला, दीगर और खारदुंगला ये लद्दाख क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी में एक जनजाति इस क्षेत्र में पाई जाती है जिसे चांगपा जनजाति कहते हैं। चांगपा जनजाति के लोग नोमैडिक हर्डर होते हैं। ये पश्मीना बकरी रखते हैं और याक रखते हैं। इनका याक का दूध, उनका समूर यानी फर का व्यापार करते हैं, खाते हैं, मांस भी खाते हैं और जो पश्मीना बकरी होती है उसकी ऊल का एक्सपोर्ट करते हैं। पश्मीना बकरी की ऊल का पहले कभी एंशिएंट पीरियड में वेट गोल्ड से होता था, बहुत ही वैल्यूएबल होती है। तो चांगपा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। जो बकारवाल होते हैं, गुज्जर बकारवाल, जम्मू से लेकर के यहाँ तक कभी कभी इस रेंज तक चले जाते थे और वो लोग ट्रांसह्यूमंस करते थे। गर्मी के दिनों में पर्वतीय क्षेत्रों में और ठंडी के दिनों में मैदानी क्षेत्र में आ जाते थे, जिसे ट्रांसह्यूमंस या चलवासी पशुचारण कहा जाता है। लद्दाख रीजन, लद्दाख के ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ पर हमें मिलेगा देपशांग मैदान। इसे कहते हैं देपशांग प्लेन, DEPSANG, देपशांग मैदान। देपशांग मैदान के बाद ऊपर यहाँ एक प्लेन है जिसे सोडा प्लेन के नाम से जाना जाता है, इसे कहेंगे सोडा प्लेन। फिर ये पार्ट बहुत ही फेमस रहता है जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, अक्साई चीन। पीछे आते हैं तो यहां भी एक प्लेन है, ये भी प्लेन फेमस रहता है कभी कभी, इसे लिंगजी तांग के मैदान के नाम से जाना जाता है, लिंगजी तांग प्लेन। अब हम देखेंगे यहाँ एक झील होती है, उस झील का नाम है, इस जगह एक लेक है और लेक का नाम है पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक की क्या विशेषता है? ये तिब्बत और भारत दोनों में है
और इस ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है, यानी हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ये पूरा क्षेत्र ये डिजर्ट कहलाता है, इसे कोल्ड डिजर्ट कहते हैं। चूंकि ये लद्दाख में है इसलिए इसे थाल डिजर्ट भी कहते हैं। जैसे राजस्थान में था मीन्स डिजर्ट, रा मीन्स राजस्थान, वैसे ही लद्दाख क्षेत्र में था मीन्स डिजर्ट और ला मीन्स लद्दाख, यानी थाल डिजर्ट। तो इसे कोल्ड डिजर्ट, लद्दाख डिजर्ट कहते हैं, कोल्ड डिजर्ट। यानी भारत में हॉट डिजर्ट और कोल्ड डिजर्ट दोनों ही पाए जाते हैं। इसका नाम हो गया थाल। इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है थाल डिजर्ट को। इसका अधिकांश भाग यानी यहां से लेकर के ये पूरा पार्ट चाइना ने 1962 में कब्जा कर लिया है। अब भारत में इतना पार्ट ही रह गया है और ये अक्साई चीन पार्ट बोला जाता है, चाइना ने कब्जा कर लिया है। अब हम आते हैं लद्दाख के बाद जास्कर रेंज की तरफ। हाँ, एक चीज ये बता देना चाहेंगे यहीं पर कि तिब्बत में विस्तृत कैलाश श्रेणी ये लद्दाख का ही एक्सटेंशन है। यहाँ पर कैलाश पर्वत श्रेणी है और जहाँ शिवालय यानी शिव जी का निवास स्थान कहा जाता है। लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं। अभी उन दर्रों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि किस दर्रे से होकर के कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। तो तिब्बत में विस्तृत कैलाश पर्वत श्रेणी लद्दाख श्रेणी का ही विस्तार है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लद्दाख के नीचे आते हैं तो फिर हमें जास्कर पर्वत श्रेणी मिलती है। ये जास्कर है, जास्कर माउंटेन रेंज। जास्कर रेंज भी लद्दाख में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 500 से अधिक किलोमीटर लंबी उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में विस्तृत महान हिमालय की ऑफशूट है। कह सकते हैं कि जास्कर इज द एन ऑफशूट ऑफ द ग्रेटर हिमालय विच इज एक्सटेंडेड इन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ पर इसका विस्तार उत्तर में सुरु नदी से लेकर के, सुरु सिंधु की सहायक है, तो सुरु नदी से लेकर के कर्णाली नदी तक माना जाता है। तो इस तरह काफी बड़ी है, लेकिन इसका विजिबिलिटी जो हमें देखने को मिलती है वो तिब्बत में ही ज्यादातर लद्दाख से इसकी विजिबिलिटी लद्दाख क्षेत्र में ही दिखाई देती है। तो जास्कर करीब 6000 मीटर हाइट है इसकी, यानी और इसकी विड्थ देखा जाए तो करीब 60, 70 या कहीं कहीं पे 80 किलोमीटर है। जास्कर और लद्दाख दोनों माउंटेन रेंजेस हैं जिनको माना जाता है कि ये टेथीस जियोसिंक्लाइन से बनी हुई है। इन माउंटेन रेंज में यानी जास्कर पर्वत श्रेणी में कई दर्रे भी हैं। जास्कर पास है, सुरु पास है, जो लेह और श्रीनगर के बीच में मार्ग बनाता है। जास्कर पर्वत श्रेणी के नीचे आते हैं तो ग्रेटर हिमालय स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं हिमालय, यानी इस पार्ट में आते हैं ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय ट्रांस का मीन्स क्या हुआ, हिमालय के पार यानी उस पार। तो इस तरह अब हम यहाँ नंगा पर्वत देखते हैं। नंगा पर्वत, इसको बोलते हैं नंगा पर्वत। यहां से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत, ये तो वैसे तिब्बत में है, इसका नाम है नामचा बरवा माउंटेन। यहाँ यानी नंगा, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक करीब 2400 किलोमीटर की लेंथ में विस्तृत विश्व की सबसे ऊंची वलित पर्वत श्रेणी है। इस पर इसका विकास देखा जाए तो इसका फॉर्मेशन ईओसीन ओलिगोसीन पीरियड में हुआ था, यानी करीब 6 करोड़ वर्ष पहले हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था ईओसीन ओलिगोसीन पीरियड में। और इसकी एवरेज हाइट करीब 6100 मीटर है। इसकी विड्थ 25 किलोमीटर है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये बना किसका है। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और कहीं कहीं पे ग्रेनाइट रॉक्स भी दिखाई देती हैं। जहां इसका हाईली इरोजन हो गया है वहां रीढ़ की हड्डी की तरह
ग्रेनाइट मेटामॉर्फिक रॉक्स भी दिखाई देती है। तो देखते हैं कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं इस पर। तो पर्वत चोटियों में सबसे पहले तो सिक्किम में कंचनजंगा है, कंचनजंगा। ये भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जैसे K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी थी, लेकिन भारत में है नहीं, और ये भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, भारत में है। वैसे ये नेपाल और सिक्किम की बॉर्डर पर है, ग्रेटर हिमालय में। इसके बाद फिर वैसे नेपाल में है, नेपाल में जैसे मकालू पर्वत है, मकालू। उसके बाद माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है। और गौरी शंकर है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, और एपी है। ये सभी पर्वत चोटियां नेपाल में है और ग्रेटर हिमालय में है। फिर आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदाकोट है, इसे नंदाकोट कहते हैं। और फिर नंदा देवी, और यहीं पर कामेट है, जिसको जास्कर में भी कुछ लोग काउंट करते हैं ग्रेटर हिमालय में। तो ये हो गया नंद। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल, बहुत सारे पर्वत चोटियां हैं। बद्रीनाथ और बंदरपूछ, इस तरह बहुत सारे हैं। ये नंगा पर्वत है। अब हम देखते हैं यहाँ जो कामेत है, कामेत की ऊंचाई 7756 मीटर है, और नामचा बरवा की भी 7756 मीटर हाइट है। यानी कामेत और नामचा बरवा दोनों की हाइट बराबर है। महान हिमालय में पर्वत चोटियां तो है ही, इसके बाद यहाँ बहुत से दर्रे भी हैं। दर्रों में जैसे जोजिला दर्रा, ये जोजिला दर्रा ये पहले यानी हिमालय, यानी ये पीओके कह लीजिए, जिसे कहते हैं हम ट्रांस हिमालय। तो ये श्रीनगर और गिलगित बाल्टिस्तान के बीच का मार्ग बनाता था, लेकिन अब चूंकि एलओसी का मामला है, तो एलओसी में यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो इसको हम बुर्जिल दर्रा कहते हैं। ये बुर्जिल दर्रा है, बुर्जिला पास, ये कश्मीर में है। इसके नीचे आते हैं तो एक पास और मिलता है, जिसे हम बोलते हैं जोजिला पास। जोजिला पास, ये जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। ये श्रीनगर और लेह के बीच में, ये कह लीजिए श्रीनगर और यहाँ द्रास है। द्रास, श्रीनगर में इधर गुलमर्ग है, सोनमर्ग, गुलमर्ग इधर, और इनके बीच का रास्ता बनाता है। जोजिला दर्रा बहुत ही सकरा था, एक कार मुश्किल से निकल पाती थी, और बरसात के दिनों में और ठंडी के दिनों में जम जाता था। बरसात के दिनों में तो लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम हो जाती थी, और ठंडी के दिनों में हिमाच्छादित हो जाता। इसलिए अभी इसमें एक टनल बनाई जा रही है, जो इसके नीचे से बनाई जाएगी, और वो टनल करीब 14.2 किलोमीटर होगी। सुरंग टनल होगी 14.2 किलोमीटर लंबी, जो ऑल वेदर यहाँ से यानी द्रास जाने का रास्ता बन जाएगा। द्रास है, कारगिल है, यानी कभी भी हम इधर से लद्दाख रीजन के लिए जाए, यानी कश्मीर से लद्दाख जाना है तो जोजिला पास बहुत ही इजी होगा और ऑल वेदर पास हो जाएगा। तो जोजिला ये 2018 में स्टार्ट हुआ था। अब ये 2000 आगे देखो कब कंप्लीट होता है। वैसे 3 साल का टारगेट है, तो 2021 में इसे कंप्लीट होना है। तो अभी तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, सारा काम लॉक है, आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम यहाँ आते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो एक दर्रा है, इसे कहते हैं बारालाचा पास। बारालाचा पास, ये बारालाचा दर्रा। ये बारालाचा दर्रा वही दर्रा है जिससे पास से निकलती है चेनाब नदी। चेनाब नदी 2 नदियों के बीच से मिलके बनती है, एक चंद्र और दूसरा भागा। चंद्र नदी यहाँ पर आगे हम पढ़ाएंगे आपको ड्रेनेज सिस्टम में। ये चंद्र नदी सूरज ताल से निकलती है,
और भागा नदी भागा ग्लेशियर से निकलती है और फिर दोनों आगे जा करके एक दूसरे में मिल जाती हैं और मिल करके फिर जम्मू कश्मीर जाती है, वहां चेनाब के नाम से जानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में चेनाब को चंद्रभागा ही कहा जाता है। तो बारालाचा पास है। फिर यहाँ आते हैं तो शिपकिला पास एक है, ये हिमाचल प्रदेश में है। यही इसी शिपकिला पास से होकर प्रवेश करती है सतलुज रिवर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है। फिर उत्तराखंड में आएंगे तो यहाँ कई पास है। एक तो इस जगह दर्रा है, इसका नाम है थागाला पास, इसे बोलेंगे थागाला पास। अब हम फ्रेंड्स से पास बनाने के लिए ये माउंटेन्स को रब कर देंगे, क्योंकि फिर जगह नहीं मिलेगी हमको दिखाने के लिए, इसलिए हमें इसे रब करना पड़ेगा, नहीं तो पास नहीं लिख पाएंगे। तो अब हम आते हैं, यहाँ थागाला पास है। थागाला के बाद फिर यहाँ एक पास है जिससे कहते हैं मंगसाधुरा, मंगसाधुरा पास है। यहीं पर मान नीति पास है, नीति पास, माना पास और लिपू लेक पास। इस तरह ये उत्तराखंड में लिपू लेक पास है, मंगसाधुरा पास है, नीति पास है, माना पास है और एक मोरलिंगला है और थागाला है। इस तरह पासेस है। इसमें से जो लिपू लेक पास है ये कैलाश मानसरोवर के बीच की का मार्ग बनाता है, लेकिन लिपू लेक पास लैंड स्लाइड होने की वजह से अभी रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लैंड स्लाइड का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। अब हम चलेंगे सिक्किम में। तो सिक्किम में एक पास है जिसे कहते हैं नाथुला, नाथुला पास। ये भी कैलाश मानसरोवर यात्रा बनाता है। ये बंद कर दिया गया था पहले 1962 में, लेकिन ये फिर से ओपन कर दिया गया है। इंडिया और चाइना के बीच का ट्रेड रूट भी बनाया गया है। और इधर भूटान की तरफ जो चुम्बी वैली है ये है जेलेपला पास, जेलेपला पास, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है। अब हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो एक बोमीडीला पास है, इसको तो बुमला कहते हैं, बोमीडीला पास। ये बोमीडीला पास अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच का मार्ग बनाता है। और इस जगह एक पास है जिसे सेला पास के नाम से जाना जाता है, सेला पास। और फिर एक और दर्रा है जिसे बुमला दर्रा कहा जाता है, बुमला पास। तो ये तीनों दर्रे यानी तवांग डिस्ट्रिक्ट में है, यानी बोमीडीला पास, सेला पास और बुमला पास, ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच का मार्ग बनाते हैं। तो ये हो गए महान हिमालय के दर्रे। अब महान हिमालय में दर्रों के बाद हम देखते हैं ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ कई ग्लेशियर्स भी मिलते हैं। ग्लेशियर्स में जैसे उत्तराखंड में काफी ग्लेशियर्स दिखाई देंगे। मिलाम ग्लेशियर है एक, मिलाम बोलते हैं। दूसरा पिंडर ग्लेशियर है, जहां से पिंडर नदी निकलती है। और चौराबाड़ी ग्लेशियर है, चौराबाड़ी ग्लेशियर। फिर बद्रीनाथ, सतोपंथ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये सभी उत्तराखंड में है। आगे चलते हैं, एक सिक्किम में भी ग्लेशियर है जिसे जेमू ग्लेशियर कहते हैं, जेमू हिमनद। तो ये हिमनद हो गए। हिमालय, महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा हिम से आच्छादित रहता है। तो हमेशा हिम से आच्छादित होने के कारण ही हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इट इज स्नो कवर्ड माउंटेन रेंज। महान हिमालय और तिब्बत पठार के बीच में हमने अभी बताया कि ये इंडो सचर जोन है, इंडो सचर जोन यानी इंडस सचर जोन कहते हैं। अब आते हैं मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय क्या है? तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर के, जम्मू कश्मीर से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। जैसे महान हिमालय वैसे ये भी है। मिडिल हिमालय को
हम लेसर हिमालय भी कहते हैं। मिडिल हिमालय को हिमाचल भी कहा जाता है। मिडिल हिमालय का फॉर्मेशन मायोसीन प्लायोसीन पीरियड में हुआ था और ये करीब 3 करोड़ कह लीजिए 3 करोड़ से 3.5 करोड़ से 2 करोड़ ईयर्स एगो हुआ था। इसकी एवरेज हाइट 3500 से 4500 मीटर है और इसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार रेंज, उत्तराखंड में नागटिब्बा, मसूरी, कुमायूं इत्यादि नाम से जाना जाता है और नेपाल में ही इसे महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह ये मध्य हिमालय है। चूंकि ये महान हिमालय और शिवालिक के बीच में, इसलिए इसको मध्य हिमालय कहते हैं और महान हिमालय से इसकी हाइट कम है, इसलिए इसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ऊंची पर्वत चोटियां तो नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ दर्रे जरूर पाए जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में जो ये पास है, यहाँ एक सेकेंड इसे रब किया जाए। अब मिडिल हिमालय पर चर्चा करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में इसे हमने अभी बताया कि पीर पंजाल कहते हैं। ये काफी रेयर है, सबसे लंबा पार्ट है पीर पंजाल। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में धौला धार कहते हैं। कभी कभी इनसे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं और यहाँ कहेंगे उत्तराखंड में नाग टिब्बा और मसूरी, जहां आपको ट्रेनिंग करने जाना है, मसूरी। और फिर नेपाल में महाभारत रेंज कहेंगे। तो इस तरह है और आगे फिर मध्य हिमालय के नाम से ही जाना जाता है। मध्य हिमालय में यानी पीर पंजाल सबसे लंबा है, काफी लंबा पार्ट है। इसमें जम्मू कश्मीर में एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है पीर पंजाल पास। उसके बाद दूसरा दर्रा है जिसे बनिहाल पास के नाम से जाना जाता है, बनिहाल दर्रा। फिर एक और हिमाचल प्रदेश में दर्रा है जिसे रोहतांग दर्रे के नाम से जाना जाता है। ये हिमाचल प्रदेश में है लेकिन है पीर पंजाल रेंज में। तो अब हमने क्या देखा कि पीर पंजाल रेंज पे जो दर्रे हैं यहीं पे टनल भी बनाई गई है और बनिहाल दर्रे की टनल तो बहुत ही फेमस है, जिसे कहते हैं चेनानी से नासिरी। तो चेनानी से नासिरी तक करीब 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है, जो बहुत बड़ी सुरंग है, यानी डबल लेन सुरंग बनाई गई है। इसको आप नेट पे देख सकते हैं। इसी का नाम बदल करके बनिहाल में जो बनी है, यानी कि चेनानी से लेकर नासिरी तक, उसका नाम बदल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया या श्यामा टनल कहा जाता है। ये जम्मू और श्रीनगर के बीच का मार्ग बनाती है। पहले यहाँ ठंडी के दिनों में बर्फ जम जाती थी बनिहाल दर्रे में, तो इसलिए आवागमन रुक जाता था। अब ये ऑल वेदर मार्ग बन गया है। इसके बाद ये रोहतांग पास है। रोहतांग पास कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू वैली और लाहौल स्पीति वैली को जोड़ने का काम करता है। बहुत ही फेमस है रोहतांग दर्रा। तो ये दर्रे हैं। मध्य हिमालय में पर्वत चोटियां तो बहुत ऊंची नहीं है, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई हमने अभी बताया कि 3500 से 4500 मीटर है। पहाड़ियां बहुत सी, लेकिन बहुत ज्यादा वैसी नहीं है। लेकिन यहाँ हिल स्टेशंस बहुत हैं, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, चकराता, पटनीटॉप, बहुत सारे, डलहौजी, ये सब हिल स्टेशंस बहुत हैं जहाँ लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो ये मिडिल हिमालय है। मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो ये सिंक्लिनिकल वैलीज बनती हैं, तो वैसे ही सिंक्लिनिकल वैली है, जिससे जम्मू कश्मीर में यानी अवनति घाटी है, जिसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी कहते हैं। कश्मीर घाटी या कश्मीर वैली कहते हैं। इसे करेवा के नाम से भी जाना जाता है, करेवा।
तो करेवा क्या है? इट इज सिंक्लिनिकल वैली विच इज एक्सटेंडेड बिटवीन पीर पंजाल and the greater Himalaya in Jammu and Kashmir. It was filled by sediments brought by Himalayan rivers, glaciers, etc. और यहाँ पर इनसे भर गई है। तो ये जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में विस्तृत अभिनति घाटी है, जिसे करेवा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग इसे वादी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ गुलमर्ग और सोनमर्ग घास के मैदान बहुत ही फेमस है। यहाँ सैफरन कल्टीवेशन यानी कि सैफरन केसर की खेती होती है, ट्यूलिप होता है, फिर अखरोट है, सेब है, बहुत तरह का बादाम है, आड़ू है, बहुत तरह के फलों की खेती, सब्जियों की खेती खूब ज्यादा होती है। और ये वादी अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, वादी बहुत खूबसूरत है। तो यही खूबसूरत पार्ट है। भले ही अभी ये स्वर्ग कहा जाता है, इसे भारत का स्वर्ग कहते थे, लेकिन अब तो नर्क अभी तक था। अब हो सकता है शायद स्वर्ग बन जाए, और हम गॉड से विश भी करेंगे कि जल्दी स्वर्ग बन जाए, जिससे हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ घूमने जाए, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का डेवलपमेंट हो, वहाँ के लोग भी संपन्न हो और यहाँ के लोगों को सुखद आनंद हो। अब आगे चलते हैं तो यहाँ लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी एक वैली है जिसे फूलों की घाटी कहते हैं, यानी चमोली जिले में फूलों की घाटी है। और इस फूलों की घाटी को इसे वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। ये फूलों की घाटी मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में विस्तृत है। यहाँ वेलवेट जैसे घास के मैदानों को बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे? बुग्याल एंड प्यार। ये कैसे है? ये वेलवेट यानी कि मखमली घास के मैदान। घास ऐसी लगती है जैसे मखमल सी। यहाँ पे रंग बिरंगे प्राकृतिक पौधे पाए जाते हैं जो तरह तरह के यानी रंग बिरंगे फूलों के लिए जाने जाते हैं। यानी पौधे भी रंग बिरंगे हैं, फूल भी रंग बिरंगे हैं, इसलिए यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए बनाया गया इसे, ये नेशनल पार्क है। इसके बाद काठमांडू की घाटी नेपाल में है, जो मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में है। इसका डिस्कशन हम नेपाल में करेंगे, जब नेपाल डिस्कशन करेंगे अलग रीजनल ज्योग्राफी में। तो ये हो गया। आप देखते हैं कि मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में इतना ज्यादा फोल्डिंग हो गई है कि यहाँ पर भी एक फॉल्ट बन गया है। इस फॉल्ट को कहते हैं MCT, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। MCT बोले तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहते हैं। इतना ज्यादा भ्रंशन हो गया। इसके नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा शिवालिक रेंज। ये जम्मू कश्मीर से लेकर के, और वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में पोतवार पठार से स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोग चूंकि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं इसलिए जम्मू कश्मीर ही काउंट करेंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है, लेकिन इसमें सिक्किम में करीब 80 से 90 किलोमीटर का गैप हो गया है। ये गैप क्यों बना है? क्योंकि ये तिस्ता रैडक गैप कहलाता है, यानी तिस्ता और रैडक नदियां हैं जिनके अपर्दन के कारण यहाँ एक गैप बन गया है। तो क्वेश्चन आए कि क्या शिवालिक रेंज कंटिन्यूअस रेंज है? तो नहीं, शिवालिक डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि सिक्किम के दक्षिण में इसमें एक गैप पाया जाता है, अंतराल है। शिवालिक माउंटेन रेंज को आउटर हिमालय भी कहा जाता है। तो आउटर हिमालय बाह्य हिमालय कहते हैं। शिवालिक को शिवालिक क्यों कहते हैं? शिवालिक को इसलिए शिवालिक कहते हैं कि जब सर्वे हो रहा था तो यहाँ एक शिवाला था। शिवाला समझते हैं? शंकर भगवान का आलय यानी घर। तो शिवाला था, तो सर्वेयर ने, अंग्रेज सर्वेयर था, उसने पूछा कि ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो लोगों ने बताया कि ये शिवालय है। बोले तब तो इसका नाम शिवालिक रख दिया जाए। तब से शिवालिक नाम रखा गया। शिवालिक का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो हिमालय से जो नदियां आती थी वो अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स, कंकड़, पत्थर, चीका यानी क्ले, बोल्डर्स, कांग्लोमेरेट्स
सैंड इत्यादि लेकर आती थी और यहाँ पर जमा करती थी हिमालय के फुटपाथ पे। और ये इंडियन प्लेट यानी गोंडवाना लैंड ऊपर की ओर जा रही थी, अंगारा लैंड नीचे। तो जो सेडिमेंट यहाँ डिपोजिट हुआ था वो सेडिमेंट भी फोल्ड हो गया और ये शिवालिक बलित पर्वत श्रेणी बन गई। इसका फॉर्मेशन मिडिल प्लायोसीन से मिडिल प्लीस्टोसीन पीरियड तक हुआ है। मिडिल प्लायोसीन से मिडिल प्लीस्टोसीन, यानी हम कह सकते हैं कि आज से करीब 2 करोड़ वर्ष से लेकर के 10 लाख वर्ष पहले तक, 2 करोड़ से 10 लाख करोड़ वर्ष के बीच में इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो शिवालिक के जहां शिवालिक है इस जगह पहले कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बहती है, तो इसे इंडो ब्रह्म कॉन्सेप्ट है, कहते हैं यहाँ पर इंडो ब्रह्म रिवर बहती थी जो अरब सागर में गिरती थी। ब्रह्मपुत्र नदी कभी अरब सागर में गिरती थी और जहां शिवालिक उस जगह बहती थी। अब हम देखते हैं शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी होगी। तो इसकी औसत ऊंचाई 700 से 1500 मीटर है और इसकी चौड़ाई कहीं पर 50 किलोमीटर है तो कहीं पर 80 किलोमीटर है, इस तरह ये वेरी करती है। शिवालिक को जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी यानी जम्मू हिल्स कहते हैं। नेपाल में इसे डुंडुआ, क्या बोलेंगे, डुंडुआ, चुरिया और डांग के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे डुंडुआ, चुरिया और डांग कहते हैं। और इसे अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग नामों से जाना जाएगा, जैसे कहेंगे डफला, यहां पर डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी के नाम से जाना जाता है। मिश्मी यानी अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक को क्या कहेंगे, डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी के नाम से जाना जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में भी ये सिंक्लिनिकल फोल्ड है जो नदियों के द्वारा लाए गए साधन से भर गए हैं। यानी वैली प्लेन्स बिटवीन शिवालिक एंड मिडिल हिमालय आर कॉल्ड एज दून इन द वेस्ट एंड द्वार इन द ईस्ट, यानी पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। तो पश्चिम में जो दून है, जैसे कौन कौन से दून होंगे, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो यहाँ 2 दून है, एक कोटली दून है, कोटली दून, और पोटली, पाटली दून कहेंगे। उत्तराखंड में देहरा दून। इसके बाद पूर्व में द्वार कहेंगे, तो द्वार कौन से हैं, जैसे हरिद्वार, कोटद्वार, और यहां देखेंगे अपने एटलस में DUAR लिखा हुआ द्वार, तो ये तो द्वार क्षेत्रीय है, तो ये द्वार कहलाता है। यानी वैली प्लेन्स बिटवीन शिवालिक एंड मिडिल हिमालय आर कॉल्ड एज दून इन द वेस्ट एंड द्वार इन द ईस्ट। ओके, अब हम देखते हैं इसके बीच में कौन सा फॉल्ट बना है। तो शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में भी फॉल्टिंग है, जिसे MBT कहते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये थस्ट कहते हैं, मेन बाउंड्री थस्ट, यानी मुख्य सीमांत भ्रंश कहते हैं। तो ये है। इसके बाद हम देखते हैं शिवालिक के नीचे का पार्ट। शिवालिक या बाह्य हिमालय के बाद आएंगे तो ये इंडियन ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया स्टार्ट होता है, जिसके बीच में जो फॉल्ट है उसे कुछ विद्वान कहते हैं HFF। HFF मीन्स हुआ हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, से हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। अब हम हिमालय पढ़ चुके। हिमालय के बाद देखते हैं पूर्वांचल हिमालय कौन है। पूर्वांचल राज्यों में उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत है। इसे और ये भारत और म्यांमार के बीच में, इंडिया म्यांमार के बीच में वाटरशेड का कार्य करता है। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई भूमि, इट इज कॉल्ड एज पटकाई भूमि इन अरुणाचल प्रदेश, एंड यहाँ पटकाई भूमि कहेंगे। एंड नागा हिल्स इन नागालैंड, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये क्वेश्चन आया था, पूछा जाता है सारामती, यानी सारामती किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो ये नागा पहाड़ी की है। यानी हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नागा हिल्स इज सारामती।
देन मणिपुर हिल्स है, तो इसे बोलेंगे ईस्ट मणिपुर हिल, और ये मणिपुर में है, इसे बोलेंगे लैमा तोल हिल। ये दोनों मणिपुर में है। देन मिजोरम में आते हैं, जिसे मिजो हिल्स कहते हैं, या मिजो को लुशाई हिल्स भी कहा जाता है, लुशाई पहाड़ी। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी ब्लू माउंटेन है, ब्लू माउंटेन्स, तो इसे लुशाई पहाड़ी या मिजो हिल्स कहते हैं। और फिर एक हिल है जिसे जो नागालैंड और असम में विस्तृत है, इसे बराइल रेंज के नाम से जाना जाता है, बराइल रेंज। तो बराइल रेंज हो गई, ये पूर्वांचल हिमालय होता है। यानी पूर्वांचल हिमालय is extended in northeastern states. It makes watershed between India and Myanmar, and it is known as Patkai Boom in Arunachal Pradesh, Naga Hills, Nagaland, East Manipur Hills and Lama Tol Hills in Manipur, and Lushai Hills in Mizoram, and Barail Range in Nagaland and Assam. तो ये हमारा हिमालय। अब हिमालय का सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस यानी ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में तो जानते ही हैं, हमेशा ही बैर रहता है। वैसे इंडिया तो कभी नहीं चाहता, लेकिन चाइना ही जो हमें दुखी करता रहता है। अब कोरोना को लेकर के दुखी किया हुआ है इसका। तो अब हम देखते हैं, तो प्रहरी का कार्य सबसे पहली बात तो डिफेंस का कार्य करता है। शायद हिमालय ना होता तो ये बहुत सारा पार्ट हमारा कब्जा कर लिया होता। तो प्रहरी का यानी डिफेंस का काम करेगा। सेकेंड, ये इंडिया की क्लाइमेट, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट या ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बनती है, तो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बनती है तो वो यहीं पर बनती है। तो वो हिमालय ना होता तो ट्रॉपिकल स्टाइली जेट स्ट्रीम ना बनती, और मानसून को उत्तर भारत में पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम होती, शायद नहीं पहुंचता। दूसरा, साइबेरिया से ठंडी बर्फीली हवाएं सीधे आ जाती और यहाँ से गर्म हवाएं सीधे निकल जाती, तो इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं होती, डेजर्ट होता। तो इसलिए क्लाइमेटिक इंपॉर्टेंस है। थर्ड, यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस बहुत सारे हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में लोग दक्षिण से ले यानी कन्याकुमारी से लेकर सारे उत्तर भारत के लोग, यानी दक्षिण भारत के लोग, उत्तर भारत सब हिमालय की ओर जाना चाहते हैं, और गर्मी के दिनों में उत्तर भारत के लोग दक्षिण की ओर जाना चाहते हैं। खैर, हिमालय टूरिस्ट प्लेस है बहुत सारे, यहाँ शिमला, मसूरी, नैनीताल, चक्राता, दार्जिलिंग, सिक्किम, बहुत सारे देश और विदेश के लोग यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ न जाने कितने पिलग्रिमेज सेंटर है पिलग्रिमेज के लिए, यानी धार्मिक यात्राओं के लिए। धार्मिक बद्रीनाथ, केदारनाथ बहुत है, चारों धाम उत्तराखंड में है। इसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा, वैष्णो देवी, दूनागिरी, पूर्णागिरी, बहुत सारे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके यहाँ धार्मिक स्थल, बौद्ध सबके हैं, इसलिए हिमालय इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिमालय का महत्व है नदियों के लिए, क्योंकि इट इज द सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर्स, सदाबहानी नदियों का सोर्स है। यानी हमको पेयजल से लेकर के सिंचाई, कृषि, हर एक चीज में जल की उपलब्धि होती है। इसके बाद हिमालय से निकलने वाली नदियों में बहुत सी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई है। एचईपी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की वजह से जल विद्युत मिल जाती है, तो उसके लिए फायदा है। हिमालय से जब रिवर्स आती हैं तो बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, तो मिनरल्स का सोर्स है। हिमालय में बहुत सारी नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के भंडारों का एक अनुमान लगाया जाता है। कांगड़ा में जैसे ज्वाला देवी का मंदिर है बहुत जगह, क्योंकि तेथी सीता, और आप जानते हैं कि पेट्रोलियम नेचुरल गैस समुद्री जीव जंतुओं के अवशेषों से ही निर्मित होते हैं, तो यहाँ संभावनाएं बहुत ज्यादा है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नेचुरल वेजिटेशन है, बहुत तरह की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है पर्यावरणीय दृष्टिकोण से। हिमालय में मेडिसिनल प्लांट्स बहुत पाए जाते हैं, बाबा रामदेव ने अपना झंडा गाड़ रखा है हिमालय की वजह से, तो इस तरह मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। हिमालय आज से नहीं, बहुत पहले से ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका हम बखान जितना कर ले उतना ही कम है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा टॉपिक रहा आज का। अब हम नेक्स्ट जब डिस्कशन करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, फिर पेनिनसुलर प्लेटू, ऐसे ही क्रम से एक एक करके आपको देते रहेंगे, और आप लोग इस कोरोना वायरस महामारी के समय लॉकडाउन पीरियड में इसका फायदा लेते रहे। ओके, थैंक यू।